वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। आज एक बड़ी खबर जो सामने आई वो ये थी कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 19 मुजरिमान की सज़ाएँ माफ़ कर दी गईं और कानून के मुताबिक इनको इंसानी बुनियादों पर सज़ाएँ उनकी माफ़ की गईं और इनकी रहम की अपीलें जो कि 67 के करीब जो है वो जो कॉन्विक्ट्स थे उन्होंने रहम की अपीलें दायर कर रखी थी और जिनमें से 19 की ये रहम की अपीलें मंज़ूर की गई हैं। और इसके साथ-साथ ही एक बाकायदा तौर पे सज़ाओं की जो माफ़ी है, वो मुनसिफ़ाना कानूनी अमल और इंसाफ़ की मज़बूती का सबूत है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का एक मौक़िफ़ है जिसको गौहर ख़ान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, वो भी आज दोबारा से रिइटरेट करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना गैर आईनी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपने इस मौक़िफ़ पर आज भी कायम नज़र आती है और बहरहाल गौहर ख़ान साहब ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर कन्विक्शंस ऑटोमैटिकली ख़त्म हो जाती हैं। गुफ्तगू होगी इस हवाले से भी और आज ऑन द सियासी फ्रंट हम ये भी देख रहे थे कि मुज़ाकराती जो अमल है, जो कि बड़ा खुशाइन है और उसको स्पीकर सादिक साहब भी बहुत ही एक पॉज़िटिव सिम्त में जाता हुआ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों एंड से, दोनों साइड से हुकूमत और ऑपोज़िशन दोनों की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से एक पॉज़िटिव फ़ीडबैक आ रहा है। इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी जहाँ पे अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जब बैठते हैं एक साथ तो मसाइल का हल निकल जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपने मुतालबात सामने रखे हैं, अगरचे तहरीरी तौर पर ये मुतालबात सामने नहीं रखे गए। वो कब तक मुतवक्के है और बानी पीटीआई से मुलाकात के साथ क्या इसको मशरूत किया जा रहा है कि उसके बाद ही ये तय किया जाएगा और एक रिटन डिमांड जो है वो बाकायदा तौर पे हुकूमती साइड को दी जाएँगी। इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो कि कहते हैं कि जो कुछ 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो कि 6 जनवरी को मुतवक्के है वो फैसला जो भी आता है, जो नतीजा होता है उसके साथ-साथ ही उस बुनियाद पर एटलीस्ट वो कहते हैं कि कम से कम हुकूमती साइड जो है वो मुज़ाकरात के इस अमल को इस तसलसल को जारी रखेगी। और नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑपोज़िशन और हुकूमत के दरमियान जो आज दूसरा मुज़ाकराती राउंड था वो किस हद तक पॉज़िटिव मुस्बत रहा, कितना कामयाब रहा और जो एक सवाल बुनियादी तौर पे रेज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए जाने थे, वो आज ना हो सके, उनकी क्या वजूहात और हुकूमत की जानिब से क्या डिमांड किया जा रहा है। हम बात करेंगे इस हवाले से, हमें जॉइन करें साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब। आप सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और अहम रुकन हैं इस मुज़ाकराती कमिटी के। साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। हामिद साहब गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि आज आप लोग की इस मुज़ाकराती अमल का दूसरा राउंड था और अब ये अगले हफ्ते जो तीसरा राउंड है वो मुतवक्के है। लेकिन मुतालबात तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से क्यों नहीं दिए गए? और इमरान खान साहब तो गुज़िश्ता हफ्ते भी ये उनकी जानिब से बात रेज़ की जा रही थी, कमिटी कमिटी बज़ाहिर सिर्फ़ खेला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, इस वजह से मुतालबात तहरीरी तौर पर आज पेश नहीं किए गए कि हमारी जो गुज़श्ता मुलाकात थी खान साहब के साथ वो कोई इतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं थी। मुलाकात में हमें ज़्यादा तवील वक़्त चाहिए, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खान साहब के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि इन राइटिंग कौन-कौन सी चीज़ देनी है और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो इन राइटिंग नहीं देनी। जहाँ तक वर्बली ताल्लुक है, वर्बली तो हम गवर्नमेंट को आगाह कर चुके हैं कि 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई का जुडिशल कमीशन है, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन है और उसके साथ सियासी असीरान की आईनी, कानूनी और अदालती तरीकाकार से रिहाई है, किसी डील के ज़रिए नहीं, आईनी, कानूनी और तरीकाकार से। हुँ। उसके अंदर आज मिसिंग पर्सन्स का मामला उठाया गया, जो कमेटी के सरबराह की तरफ से जो हमारे शुहदा हैं उनका मामला उठाया गया। इसी तरीके से सियासी असीरान का मामला उठाया गया, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। और अब ज़ाहिर है जब हम मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं तो हम उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जब हम शुहदा की बात करते हैं तो उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जब हम असीरान की बात करते हैं तो उनकी लिस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ ऐसी हैं जो खान साहब हम एक लंबी मुशावरत के बाद उसे तहरीरी शक्ल में लाना चाहते हैं। तो यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वर्बली तो आज ब्लैक एंड वाइट हमने तमाम चीज़ें हुकूमत के सामने रख दी हैं और उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ हमारी तमाम चीज़ें सुनी हैं। अब कुछ चीज़ें जिनका फैसला खान साहब ने करना है कि वो तहरीरी शक्ल में सामने रखनी है या वो किस तरीके से, किस शेप में रखनी है,
उसके अंदर खान साहब की डायरेक्शन चाहिए। तो वो मुलाकात हमारी 2-3 दिन में एक्सपेक्टेड है। जो ही मुलाकात होगी उससे नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कमेटी की मीटिंग हो जाएगी जी दोबारा। हामिद साहब ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपने जिस तरह से कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट तो ये मुतालबात आप लोग की जानिब से उनके सामने पेश कर दिए गए हैं। हुकूमत की तरफ से क्या मुतालबा अब तक किया जा रहा है आप लोगों से? जी, हुकूमत की तरफ से तो हमसे कोई मुतालबा नहीं किया गया जी। सो हुकूमत की कोई उनको एश्योरेंसेस दरकार नहीं है आपके ख़्याल में? हमारे से उन्होंने अभी ऐसी कोई बात नहीं की जी, किसी किस्म की एश्योरेंस की जी। राइट। और हामिद साहब ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज इरफान सिद्दीकी साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा 6 तारीख को जो कि आपको पता है कि 23 दिसंबर को ये फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड केस का और वो मौखर हुआ है 6 जनवरी तक। अब जब 6 जनवरी को ये फैसला जो मुतवक्के है और इसमें अगर तो सज़ा हो जाती है तब भी बताइएगा कि क्या ऐसे हालात में मुज़ाकरात जारी रहेंगे? और इरफान सिद्दीकी साहब आज इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो भी नतीजा सामने आता है, जो भी फैसला सामने आता है उनकी कम से कम वो कहते हैं कि हमारी तरफ से तो ये तसलसल मुज़ाकरात का जारी रहेगा। जी, बिल्कुल देखिए हम बहुत क्लियर हैं कि ये जो फ़ैसला है अल-कादर ट्रस्ट वाला, इस फ़ैसले के अंदर देखें पैसे सारे हुकूमत के अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब किसी जगह पर बेनिफिशियरी नहीं हैं उन पैसों के। उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा किसी हवाले से बेनिफिशियरी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि इस मामले के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को सज़ा हो सके। और अगर कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइज़्ड करके ऐसा काम किया भी गया, तो हमें यकीन है कि हाई कोर्ट से हमें फौरी तौर पर इसके ऊपर रिलीफ मिलेगा क्योंकि आपके इल्म में है कि साइफर के अंदर भी पहले जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई और वो फिर केस जब हाई कोर्ट में गया तो वो केस उड़ा के रख दिया हाई कोर्ट ने क्योंकि उसके अंदर हकाइक को मसख करके या हकाइक को मद्देनज़र ना रख के फैसला किया गया था। तो इस सूरत के अंदर मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे जी, लेकिन दैट डिपेंड्स कि ज़ाहिर है कि अगर आप एक केस के अंदर अगर एक आदमी बेनिफिशरी ही नहीं है, उसको सज़ा सुनाते हैं, तो उसके साथ मुज़ाकराती अमल या मुज़ाकराती रवैये में मज़ीद तलख़ी बढ़ेगी। लेकिन मुज़ाकरात तो ज़ाहिर आगे बढ़ते रहेंगे जी और हम तो खुद भी अदालती रिलीफ़ की बात कर रहे हैं। अदालती रिलीफ़ से हमारी मुराद ये नहीं है कि अदालतों को प्रेशराइज़ करके वो फ़ैसला हमारे हक़ में कर दें। चूँकि खान साहब और हम तमाम लोग इस बात पर 100% कन्फ़र्म हैं कि हमने कोई ऐसा फ़ेल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें गिल्टी करार दिया जाए। तो हम अदालतों से इंशाल्लाह उस मामलात में सुरख़रू होंगे। पर हामिद साहब इरफान साहब आज ये भी कह रहे थे कि ये जो कमरे के अंदर तक वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जो डिस्कशंस हो रही हैं उसके तो ज़िम्मेदार हैं वो ही डिस्कशंस जो हैं वो आगे लेकर बढ़ा जाएगा लेकिन कमरे से बाहर यानी कि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के जो रूम से बाहर की मामलात हैं जिनमें उन्होंने बिलख़ुसूस मेंशन किया कि जो मुकदमात हैं और वो चूँकि एक बड़ी वाज़ेह राय रखते हैं इस हवाले से बतौर एक हुकूमती कमेटी के अहम रुकन की हैसियत से कि जो अदालती रूट से जो मामलात होने वो अदालतों का काम है उसमें हुकूमत के बस में वो चीज़ नहीं है कि उसमें कोई भी रिलीफ आप लोग को दिया जाए। नहीं, बिल्कुल है जी। देखें, खान साहब की तमाम केसेस के अंदर ज़मानत हो चुकी थी और कुछ केसेस में खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो भी अदालतें कालअदम करार दे चुकी थीं और तकरीबन 1 माह पहले खान साहब की रोबकार जारी होनी थी और खान साहब ने बाहर आ जाना था। लेकिन फिर एक नामालूम एफआईआर के अंदर खान साहब का नाम डाल के तो उसके अंदर खान साहब का पहले रिमांड लिया गया, उसके बाद जुडिशल किया गया। तो ये सराहतन पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन है। इसी तरीके से जितने कारकुनान हैं, बहुत सारे कारकुनान ऐसे हैं जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो ज़मानत उनका हक है, उन्हें वो ज़मानत नहीं दी जा रही। तो जब हम हुकूमत से प्रोसिक्यूशन के किरदार की बात करते हैं, तो प्रोसिक्यूशन ज़ाहिर है हुकूमती साइड से ही होती है। अब हमारी समझ से बाहर है कि जिन अफराद के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी ज़मानत को प्रोसिक्यूशन के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको अपोज़ करे उनकी बेल की एप्लीकेशन को, तो वो क्यों करती है? तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कस होगी। हमको हुकूमत से ये तो नहीं कह रहे कि आप जजेस को फ़ोन करके कहें कि हमें रिहा कर दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब हम अदालतों से अपने मुकदमात लड़ के बाइज़्ज़त तरीके से सुरखरू हो रहे हैं, तो आप उसमें मज़ीद रखने ना डालें, आप उसके अंदर रुकावटें खड़ी ना करें और आप फिर किसी नामालूम नई एफआईआर के अंदर आप अफराद को नामज़द करके उन्हें जेल में अंदर रखने के या उनकी जो जेल में रहने का मुद्दत है, उसको आप तौसीह ना दें। दैट इज़ द ओनली राइट। थिंग जी। और हामिद साहब आप लोग को इस पर कोई मुस्बत रिस्पॉन्स हुकूमती साइड से मिला है आज?
देखिए हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, काफ़ी सख्त बातें की गई हैं। ज़ाहिर है हमारी तरफ से शुहदा की बात की गई है, हमारी तरफ से मिसिंग पर्सन्स जो कि जिन्हें हम प्रिज्यूम करते हैं कि दे आर डेड, अनटिल एंड अनलेस उनकी जो है बरामदगी नहीं होती या उनके बारे में नहीं बताया जाता, तो हुकूमत की तरफ से कम अज़ कम इन चीज़ों को डिनाई नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत की तरफ से वो तफासील तलब की गई हैं ताकि उसकी रॉ में फिर हुकूमत फैसला कर सके। तो आज तक तो हुकूमती कमेटी का रवैया जो था वो पॉजिटिव था जी। राइट। और ये भी ज़रूर बताइएगा हामिद साहब कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या 6 जनवरी तक अब इंतज़ार करेगी कि फैसला एक बार आ जाए और उसके बाद तहरीरी तौर पर जो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं उनको बाकायदा तौर पे इनके सामने प्रेज़ेंट किया जाएगा, या फिर दैट इज़ सब्जेक्ट टू द मीटिंग विद इमरान खान साहब? नहीं, दैट इज़ सब्जेक्ट टू द मीटिंग विद इमरान खान साहब जी। राइट। और हामिद साहब ये भी ज़रूर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका रिस्पॉन्स भी आज जो 19 मुजरिमान थे 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस थे, उनकी आज रिमिशन का मामला भी और जो पेशरफ़्त सामने आई है, उनकी जो सज़ाएँ हैं वो माफ़ कर दी गई। इसको क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे देखा जाएगा? एक कोई किसी किस्म का सिग्नल है, क्योंकि 10 दिन के अंदर जब ये मुज़ाकरात का पहला राउंड हो चुका था, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शेर अफ़ज़ल खान साहब ने कहा था कि ये जो 6 जनवरी तक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर किया जाना, वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा रहा था। तो क्या आज की इस पेशरफ्त को भी कोई सिग्नल समझा जाए? अच्छा देखिए, मैं उसके ऊपर बहुत क्लियर हूँ जी, और हम तमाम लोग क्लियर हैं उसके ऊपर कि हम तो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को वैसे ही का आईनी और कानूनी नहीं समझते, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंच है उसके अंदर 6 या 7 तारीख का केस फिक्स हो चुका हुआ है आज जो मिलिट्री कोर्ट की सजाएं हैं उसके हवाला से। तो जब हम उस सजा को ही आईनी कानूनी नहीं समझते तो उसकी माफ़ी हमारे लिए को माना नहीं रखती। और वैसे भी जो अफराद रिहा हुए हैं वो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हुए हैं। मतलब 2 साल की सजा हुई थी, तो 2 साल की सजा में आपको पता है कि दिन और रात को अगर शामिल किया जाए तो वो तकरीबन 1 साल की सजा बनती है। तो उनमें से कुछ अफराद तो अपनी सजा से ज़्यादा वक्त अंदर गुजार चुके थे, तो फिर ऐसे लोगों को तो रिहा ही करना था, उनकी माफ़ी वाली तो कोई बात नहीं थी ना जी। जब आपने एक आदमी को मावरा आईन कानून सजा सुना भी दी और उसने अपनी मुद्दत भी अंदर पूरी कर ली, तब उसे आपने रिहाई करना और उसे आपने अंदर रख के क्या करना था। तो उसके ऊपर हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है जी। राइट। और हामिद साहब लास्ट में ये जो बार-बार इमरान खान साहब की जानिब से भी ये डील का ज़िक्र किया जा रहा है कि उनको पेशकश की जा रही थी बाहर जाने की या फिर बनी गाला जो मुंतकिल हो जाने की, ये डील की पेशकश कर कौन रहा है? देखिए जी, इमरान खान साहब तक बिल्कुल ये मैसेज पहुंचा था, और आज आपके इल्म में है कि अडयाला से हम तो उस वक्त मुज़ाकरात में थे, लेकिन अडयाला से बिल्कुल खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई कि खान साहब को ऑफर की गई है बनीगाला या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने की, लेकिन खान साहब ने इनकार किया है। तो अब जब मुलाकात होगी तो हम इंशाल्लाह पूछेंगे खान साहब से जी। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर माहिर कानून अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। आप मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के। अबूज़र साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज जो ये 19 कॉन्विक्ट्स को जो आज रिमिशंस मिली हैं उनकी सज़ाओं में, उनको जो रिलीफ मिला है, सवाल ये सबसे बुनियादी तो आयद होता है इस हवाले से कि जो पूरे अरसे में बताया गया कि रेड लाइन्स 9 मई को बड़ी ब्रीच हुई थी, क्रॉस हुई थी और तमाम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और किसी को भी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन आज हमने देखा कि ये जो सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, ये क्या एक मैसेज दिया गया है? और ये बुनियादी सवाल तो ये है कि ये इन इन द फर्स्ट प्लेस इनको रिलीफ जो है वो क्यों नहीं मिल गया? चाहे वो 26 दिसंबर को जब ये प्रोनाउंसमेंट हमने देखी थी डिसीजन की, तो तभी क्यों नहीं रिलीफ इनको दे दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से होते हैं, और 1972 से लेके 2022 तक तकरीबन 1875 ऐसे सिविलियंस थे जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए, और 2018 से 2022 तक पीटीआई का जो फेडरल गवर्नमेंट का टेन्योर था 180 ऐसी सिविलियंस थे जिनको आपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया। नंबर 2 उस चीज़ के अंदर ये है कि आपने जिस चीज़ पे बात की है, इसके 2 मैं एस्पेक्ट देखता हूँ। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड है
किसी की ख्वाहिश के बगैर, या जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अप होल्ड किया है, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अपलेंट बेंच ने जो 23 अक्टूबर वाली जजमेंट सस्पेंड की है, उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। एक ये है कि कोई भी सिविलियन जो है, अगर वो मिलिट्री लॉज की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है, तो उसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे जो है सेक्शन 2D1, 2D12 और सेक्शन 59(4) के अंदर लेके आ सकते हैं। अब अगर 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आपके सामने उस वक्त सैकड़ों लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इन लॉज की वायलेशंस की, और उन वायलेशंस के अंदर जो है आपने उनकी फ़िज़िकल पिक्चर्स भी देखी, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, और पाकिस्तान के अंदर पेशावर, मिर्दान, फैसलाबाद, आपके उसके बाद लाहौर, रावलपिंडी, ये सारी जगह ऐसी थी कि जिसके अंदर आपको इंसिडेंट आए। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने एक रिस्ट्रेंट शो किया, और उसमें से सिर्फ 105 लोग ऐसे थे जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो लाया गया। और लाने का मकसद ये था कि एक डेटरेंस आए और लॉ की एप्लीकेशन आए कि जिस मैसिव स्केल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक्टिविटी आई है, उसको एक मैसेज दिया जाए। दूसरा उसके अंदर आपके ख्याल में डेटरेंस क्रिएट हो गया है इनको माफी देकर? नहीं, अब दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1875 लोग जो ऐसे थे जिनको अब तक सजाएं दी गई हैं, उनके साथ इस तरह का पार्डन का या जो आपका रिमिशन का ट्रीटमेंट है, वो आपको हिस्ट्री के अंदर नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर अगर आप किसी को सेंटेंस देते हैं और आर्मी चीफ और या फेडरल गवर्नमेंट उसे कंफर्म कर देती है, और उसके बाद ये है कि आप 2 साल तक जितने भी लोग ऐसे थे, आपको ये तीसरा फेज़ नज़र आएगा। पहला फेज़ ये था कि अप्रैल 2024 के अंदर जो था, जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, तो जिनकी सज़ाएं 2 साल से कम थी, यानी कि उस पीरियड के अंदर उनकी पूरी थी, उस वक्त भी आर्मी चीफ ने सेक्शन 143 जो था उसको इन्वोक किया, जो उनकी पार है और फेडरल गवर्नमेंट की भी पार है, और उनकी सज़ाओं को रिमिट किया या पार्डन किया, और वो घरों को आ गए। दूसरी कैटेगरी अब ये है कि जो 85 रह गए थे, 85 के अंदर जो है आपके सामने 20, फिर वो 2 साल से जिनकी सजाएं कम थी, उनको फिर सेक्शन 143 का इस्तेमाल किया गया और उनको घर भेज दिया गया। और सिर्फ 48 लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने, चूंकि 2 से ज़्यादा सजाएं थी, तो उनको आपने कोर्ट ऑफ अपील के अंदर सेक्शन 133B के नीचे भेजा, और अगर वो मुतमिन नहीं है तो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता जाएगा। लेकिन ये सारी सेंटेंसेस जो हैं अलीना, ये सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो 7 जनवरी को उसके करने जा रहा है। उससे डिटर्मिन होगा कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का फेट टू द एक्सटेंट ऑफ सिविलियन किस तरह आएगा, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरह, जो 52 साल से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी, उसको किस तरह डील करती है। मैं बुजर साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी। हाफिज साहब ने बीच में एक बात मेंशन की कि मिलिट्री अथॉरिटीज की तरफ से काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। एक सवाल ये भी जरूर आयद होता है बुजर साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी थी, और इनको अगर ये जो रहम की अपील कर रहे थे ये तमाम मुजरमान, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं अपने इन तमाम वर्कर्स को डिफेंड किया? या एक बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार पर और रोल पर ये सवाल आयद हो जाता है कि वो अपने वर्कर्स के साथ परहैप्स उनके पीछे नहीं खड़ी थी, और उनको बहरहाल उनकी सजाएं माफ करने की तरफ जो है वो फिर मामलात आते हुए देखे गए। देखें, हाफिज साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं उससे डिसएग्री करूंगा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। देखें, काफी लोगों को शायद 9 मई शुरू होता होगा कि तनसीबात पे जो अटैक हुआ वहां से। मेरा 9 मई शुरू होता है जब मेरे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पहचान बनती है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विसिनिटीज के अंदर से घसीट के, कमांडो एक्शन करके, हाई कोर्ट की बिल्डिंग को तोड़ के, उसके शीशे तोड़ के, उसका फर्नीचर तोड़ के, घसीट के लेके जाया गया। और जब उसको गाड़ी में बिठाया गया तो वहां पे उसको सॉरी भी किया गया और बिल्कुल कामनेस दिखाई गई। क्या आपने लोगों को इश्तिहाल नहीं दिलाया उस दिन? पहला सवाल तो मेरा ये बनता है। उस चीज की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? उसकी तो अभी तक FIR भी नहीं कटी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग की कोई तकरीम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उसको तोड़ा गया, कोई इसमें एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या उस दिन जो पुलिस थी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, जो इनकी ड्यूटीज थी कैंट के अंदर या तनसीबात के पास, उन्होंने अपना लॉफुल जो उनकी ड्यूटी थी वो परफॉर्म की? नहीं की। क्या जो ट्रायल्स हुए मिलिट्री कोर्ट में, क्या उसके अंदर CCTV फुटेज जो है पूरी की पूरी शुरू से लेके आखिर तक की वो एज एविडेंस प्रोड्यूस की गई? नहीं की गई। और दूसरी बात, ये जो माफी दी गई, लेकिन पहला सवाल तो ये बनता है, जो ये माफी जिस बिल्डिंग पे खड़ी है, जिस सुपर स्ट्रक्चर पे खड़ी है, क्या उसकी बेसिस लीगल है?
या उसकी बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, मेरी नजर में नहीं है, क्योंकि आपने जो इनका गिल्ट डिटरमिन किया है, जिन लोगों को माफ किया है, वो आपने एक इंडिपेंडेंट फोरम के थ्रू नहीं किया। मेरे इस मुल्क का आइन कहता है आर्टिकल 175 के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो सेपरेट हैं, उनका फंक्शन आप अमेलगमेट नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, इन्होंने सेपरेटली काम करना है। यही 2000 साल पुराना सदियों भरा कानून है कि सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल एक जमहूरियत के अंदर, एक रिपब्लिक के अंदर होता है, जो आपने नहीं इसको रिस्पेक्ट किया। फिर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं मेरा राइट है टू फेयर ट्रायल, आपने मुझे वो दिया नहीं दिया, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव के अफसर जो एक आर्मी का सर्विंग ऑफिसर है, वो मेरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, वो मेरा जज था। फिर आपने मेरा ट्रायल इन कैमरा किया, आपने बिहाइंड क्लोज डोर किया, तो मेरा राइट टू पब्लिक ट्रायल कहां गया, जो आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है। तो ये सारा जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया, इसमें ना मेरा ड्यू प्रोसेस मुझे दिया गया, ना मुझे राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो सारी है वो सारी वॉयलेट की गई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप मेरा गिल्ट माफ भी कर दें, लेकिन जो फर्स्ट इलीगैलिटी है जो कमिट हुई टुवर्ड्स कन्विक्शन, जो आखिर तक जाके वो कहीं नहीं ठहरती, वो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स वो गिर जाती है। तो मैं इस चीज को, मेरे नजर में तो ये इररिलेवेंट है, अगर आपने माफी भी दे दी या आपने या इनवैलिड जो ट्रायल था तो उसको वो वैलिड तो नहीं कर देगा। सो पीटीआई का मौकफ ये क्लियर है कि हम इस मिलिट्री ट्रायल को नहीं मानते जो आपने सिविलियंस का किया। अब हाफिज साहब कह रहे हैं जी बहुत लोगों गए हुए खान साहब पे, ये बताएं लोगों के नाम जरा बताएं क्या वो, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, मुस्लिम लीग नवाज के लोग थे, या कोई स्टूडेंट्स थे, कोई इंजीनियर्स थे, कोई बैरिस्टर्स थे? क्या ये लोग थे या वो तहरीके तालिबान के लोग थे? आप बताएं मुझे, वो लश्कर जंगवी के लोग थे? क्या आपने तहरीके इंसाफ को उनके साथ बिठा के उनका ट्रायल करना है? वो आपने 2015 में फिर तरमीम क्यों की आइन में, जब आपने तालिबानों को ट्राई करना था अंडर द आर्मी में? दो तीन चीजें हैं अबूजर साहब, इस पे मजीद 2017 में 12 तरमीम की, 4 साल आप ये करते रहे क्योंकि आपको टेररिस्ट को ट्राई करना था। ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी के 17 साल 18 साल के लड़के थे, यंग लड़के थे, जिनको आपने मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल दिया। राइट, मैं हाफिज साहब, मैं इस ट्रायल को हम नहीं मानते, ये सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अभी भी यही पोजीशन है, प्रिंसिपल हमारी यही पोजीशन रहेगी, तो ये पार्डन मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। अबूजर साहब, मैं हाफिज साहब की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूंगी। आपको नजर आ रहा था कि एक प्रेशर का सामना भी पाकिस्तान कर रहा था जब से ये फैसले सामने आना शुरू हुए, और जो ICCPR के आर्टिकल 14 का भी हवाला दे के यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वो भी एक इंतहाई एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था वहां से भी। सो ये आज की रिमिशंस इन एनी केस आपके ख्याल में वो इम्प्रेशन को डाइल्यूट नहीं कर सकेगा, जो कि अभी न्याजी साहब भी कह रहे हैं कि बुनियाद भी उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही खोखला था, क्योंकि वो अगेन ट्रांसपेरेंसी पे, इस पूरे ट्रायल की शफाफियत पे बहुत बड़ा सवाल आयद होता है। अच्छा, एक तो अलीना बात ये है कि मैं और अबूज़र मेरे भाई हैं, हम जो भी बात करेंगे हमारी ओपिनियन तो हो सकती है, बट हमारी ओपिनियन जो है वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज नहीं कर सकती। 1972 से लेके 2023 तक, अब तक जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी, और इवन जो फर्स्ट सेंटेंसेस भी अनाउंस की गई थी अप्रैल 2024 के अंदर, किसी भी फॉरेन कंट्री ने जो है, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या बरतानिया हो, कभी किसी ने पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं जिनके अंदर सिविलियंस को पिछले 50-52 साल से ट्राई किया जाता रहा है, कभी भी ये नहीं कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है या फेयर ट्रायल की वायलेशन है, या एक्यूज को राइट नहीं दिया जा रहा, या फेयर अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि जी इन वायलेशंस है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, अबूज़र नहीं करेंगे, इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। पाकिस्तान की अदालतें 1975 से लेके 2023 तक ये तय करती रही हैं कि ये ट्रायल जो हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन है, फेयर ट्रायल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन हो या एक्यूज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तीसरी वो चीज़ है जो बार बार हमें कही जाती है कि जी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर 21st कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहता हूं कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक ओवर एंड अबव मामला था जो पार्लियामेंट ने APS के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके अपने आप को रीअसर्ट किया। लॉ तो 1967 का था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर सनसेट क्लॉज को मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 23 अक्टूबर को ये फैसला करती कि 21वीं आईनी तरमीम चूंकि ख़त्म हो गई है, लिहाजा इस वक्त मिलिट्री लॉ अप्लाई नहीं करता और सारी प्रोसीडिंग जो है हम उसे विशिएट करते हैं, नल एंड वॉइड है।
क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आ गई कि 1967 के लॉ को, जो 62-63 साल पुराना है, जिसको बार बार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करती रही और ट्रायल उनके होते हुए उन्हें अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि इंट्रा वायरीज जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कह ले तो उससे बड़ा बेंच उसे अल्ट्रा वायरीज कर सकता है। फिर तीसरा आर्गूमेंट जो दिया जा रहा है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, आपको याद होगा कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नीचे 250 के करीब ऐसे लोग थे जिनके सिविलियंस के थे, उनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए। अब सिविलियन हर वो है जो उस लॉ की वायलेशंस करे, और वो आपका आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सेक्शन 2D1, 2 और सेक्शन 59(4) है। तो पीटीआई ने जब वो सारी सजाएं सेट असाइड हुई थी तो फेडरल गवर्नमेंट उन सारी सजाओं के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और उन्होंने ये कहा कि 1967 का लॉ भी ठीक है, ये अमेंडमेंट्स भी ठीक है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन नहीं है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशंस नहीं है, और पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला गलत किया है। और पीटीआई की एज ए फेडरल गवर्नमेंट उस कंटेंशंस को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने माना और 2019 से वो सेंटेंसेस सस्पेंड हुई, यानी कि वो जजमेंट सस्पेंड हुई, और आज भी मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का अलीना ये इशू नहीं रहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल सिविलियंस के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये तो प्रॉब्लम उस वक्त आई कि जब 9 मई के बाद एक ऐसा इंसिडेंट आया। और दूसरा, इंटरनेशनली जिन पे बात की जाती है, जब कुलभूषण का भी ट्रायल हुआ था तो आईसीजे ने आपके मिलिट्री ट्रायल्स को जो था उसको माना था, उस प्रोसेस को, और कहा था कि आप कर सकते हैं लेकिन आपको एक राइट ऑफ अपील जो है वो देना चाहिए। अब ये है कि राइट ऑफ अपील सेक्शन 133B में भी प्रोवाइडेड है, आप हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इन सेंटेंसेस को कंफर्म करती रही हैं। तो लिहाजा इस स्टेज पे कहना, मैं समझता ये पॉलिटिकल आर्गूमेंट तो हो सकता है, और अभी भी ये चीज़ें ये हैं कि इनकी डिटर्मिनेशन जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट को 62-63 साल बाद ख्याल आ गया कि 1967 का लॉ जो था वो गलत था, और कभी भी इस तरह नहीं हुआ, आप जितनी भी दुनिया भर के जजमेंट्स निकाल लें, कभी सुप्रीम कोर्ट 60-65 साल पुराने लॉज जो है उनको इनवैलिड नहीं करती। जब बार बार उसको वैलिड करते, 75 में किया, उसके बाद शाहिदा अब्बासी का केस 1995 में आया, उसके बाद 2007 के अंदर मुश्ताक अहमद का केस आया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस आया जिसमें 14 जजेस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकते, फिर 2017 के अंदर आया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा सा जो है वो आना चाहिए। और जिस रिएक्शन की बात करते हैं, क्या वो रिएक्शन जो था पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर इतने लेवल पे जो है आप उसे लीगली जस्टिफाई कर सकते हैं या लीगल डिफेंस ले सकते हैं? और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो आपका है उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपका कानून शहादत भी अप्लाई करता है, और आपका जो है उसके अंदर अप्लाई करता है, आपका CRPC भी अप्लाई करता है। और अभी भी मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने किया उन्हें यह किया गया। इससे आगे जाके लेट्स वेट के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है, उस वक्त आप देखें, और जो भी वो फैसला करे उसके ऊपर मेरा, आपका, सबका राय देने का एक हक है कि क्या फैसला वो ठीक है या नहीं है। लेकिन स्टेट वे कह देना कि ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जब आइन और कानून, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहीं ये लॉ ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, इसके अंदर लीगल वेटेज जो है वो कम है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये भी सवाल जरूर आयद हो रहा है कि ये जो कॉन्विक्ट्स थे 19, अबूजर साहब आपकी तरफ ये सवाल, इन्होंने मोर और लेस अपने जो बेशतर वक्त था अपनी सजा का वो ये काट चुके थे, और अभी प्रीटी मच 3 से 4 माह का मजीद अरसा जो है वो बाकी रह गया था जब इनकी सजाएं माफ कर दी गई। और अभी भी एक तासुर और जो एक चमगोइयां हो रही है वो यही है कि जो मुबैना जो मंसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं इस पूरे 9 मई के वाकयात के, उनको किसी भी तौर पे कोई गुंजाइश उनके लिए नहीं रखी जाएगी, और उनको किसी किस्म की कोई माफी नहीं होगी वंस अगर उनको सजाएं जो है वो सुनाई गई। सो इस पर भी आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड्स और मंसूबा साज की जब बात की जाती है तो वी ऑल नो कि वो किन की बात की जा रही होती है, और क्या इनका स्टेटस भी क्या है? ये जो 19 कॉन्विक्ट्स जिनको सजाएं माफ हुई हैं आज, वो क्या इनका लीगल स्टेटस नजर आता है? क्या वो मुजरिम ही कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि एक्विटल तो बहरहाल नहीं हुआ है उनका? देखिए, पहले सवाल आखिरी का जवाब दे दूं, मंसूबा साज की जहां तक बात है, ये मैं सुन रहा तो काफी अरसे से हूँ, और आपको भी पता है, रेफर ये नॉर्मली खान साहब की तरफ इशारा किया जा रहा होता है। नाम ही ले लेगा, नाम लेना आपको, सॉरी, नाम लेने पे तो पाबंदी है, तो अगर नाम ही लेना है तो मंसूबा साज के जो इनके कोटेड मंसूबा साज है, उसके खिलाफ जो इन्होंने अभी तक एविडेंस पेश की है वो आपको पता है क्या है? कि 3 पुलिस वाले थे जो जमान पार्क में
छुप के एक पर्दे के पीछे, एक कुर्सी के नीचे, एक टेबल के नीचे और सोफे के पीछे खड़ा होके सुन रहा था कि खान साहब 9 मई की प्लानिंग करके और डायरेक्शंस दे रहे हैं कि अगर मैं अरेस्ट हुआ तो आपने हमला करना है। और जब ये कहानी पेश की गई अदालत में तो जज साहब ने बेइज्जत भी किया, बेल भी ग्रांट की और रिजेक्ट भी कर दी ये गवाही। अभी तो यही एविडेंस सामने आई है। और जहां तक देखें बात है, जो लोग हैं जो आज जिनको छोड़ा गया, इनकी 4-5 महीने की सजा रह गई थी, और जो पहले मार्च में इन लोगों को छोड़ा गया उनकी 2-2 महीने की रहती थी जब उनकी 1 साल कंप्लीट होने वाला था। लेकिन आपको पता है जिन लोगों को मार्च में छोड़ा गया, अभी तक उस केस की जजमेंट नहीं हमें नजर आई रिकॉर्ड पे कहीं भी कि वो फैसला जो किया था, उनको 1-1 साल की सजा दी थी, वो उसकी क्या रीजनिंग थी, उस पे क्या एविडेंस अप्रिशिएट की थी आपने, कौन सा कानून अप्लाई किया था, किस ऑफेंस पे उनको आपने अलेज किया था। क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक क्लोज कैमरा सेशन ट्रायल था, जो पब्लिक तो था नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है। अब ये कितना वैलिड है, आईनी है, ये इंटरनेशनल लॉ पे पूरा उतरता, आप इसी से इसको जज कर सकती हैं। जहां तक बात है कि जी पूरी दुनिया खामोश रही, पूरी दुनिया इसलिए खामोश रही कि आप वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रहे थे। आपने वहां पे टीटीपी के लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया, लश्कर जंगवी के लोगों को ट्राई किया, बैंड मिलिट्री मिलिटेंट आउटफिट्स के लोगों को ट्राई किया, तो दुनिया खामोश इस वजह से रही। लेकिन जब आपने 2010 में इंटरनेशनल ICCPR साइन भी किया, जिसके आर्टिकल 14 का आपने जिक्र किया, आपने रेटिफाई किया उसको, तो उसके बाद आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी थी। प्लस आप यहाँ पे हसान नियाजी, एक लिंकन जिनका बैरिस्टर है, उसको ट्राई कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ट्राई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्राई कर रहे हैं, PTI के लोगों को ट्राई कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, या बिलावल जरदारी का ट्रायल हुआ है, या उसकी किसी पार्टी के शख्स का ट्रायल हुआ है? नहीं, वो सब टेररिस्ट थे, जो आपके मुल्क के जो फौज के लोग थे, आपके मुल्क के सिविल अदारों के लोग थे, उन पे हमला करते थे, उनको शहीद करते थे, सुसाइड बॉम्बर्स थे वो लोग, ये टेररिस्ट नहीं थे। इस वजह से आप पे क्रिटिसिज्म आ रहा है पूरी दुनिया की तरफ से कि आप ये गैर आईनी काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो आपकी हैं, जो आप साइन कर चुके, रेटिफाई कर चुके, उनकी भी वायलेशंस कर रहे हैं इस तरह के सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करके। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच जो अभी इसने डिसीजन दिए, जो पहले हाफिज साहब ने जिक्र किया, पिंडी बार एसोसिएशन केस का जिक्र किया 2015 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने जब होल्ड किया फुल कोर्ट में से 2-3-4-5 जजेस ने डिसएग्री किया, उन्होंने कहा जी मिलिट्री ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो बेसिकली 21वीं आईनी तरमीम की वायरीज ही चैलेंज हुई थी, जिसपे उन्होंने कहा था ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, तो हम इसको अलाउ कर रहे हैं एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम को। लेकिन कौन लोग थे वो टेररिस्ट थे, वो बैंड आउटफिट्स के लोग थे, उनको ट्राई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए वैलिडेट नहीं किया था कि उसमें आप हसान नियाजी का ट्रायल करें, जो बैरिस्टर है लेकिन जिनसे पढ़ के आया है, या वो और पढ़े लिखे लोग, 16-17 साल के बच्चे भी थे इस वक्त कस्टडी में, उनके भी ट्रायल हुए, तो उन लोगों को आप ट्राई करें जो आम शहरी है, पाकिस्तानी है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जिनको आपने विदाउट इंडिपेंडेंट फोरम इन्वेस्टिगेट करके सजा दी है, जिसको हम नहीं मानते। ये जो अबूजर सलमान नियाजी साहब कह रहे थे कि मार्च में भी आपने जिनको रिलीज किया, जिन्होंने 1-1 साल का अरसा ऑलमोस्ट काट लिया था सजा का, उनकी कभी भी जजमेंट जो है वो फैसले सामने नहीं नजर आए, तो ट्रांसपेरेंसी पे तो इटसेल्फ बहुत बड़ा सवाल आयद हो जाता है कि क्या फैसले, किन बुनियादों पे आपने सजाएं दी, और अभी भी आपने जिनको माफी दी है। इससे एक बात तो जरूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है खोकर साहब, कि वो जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं, ब्रॉड बेस्ड जुडिशल इंक्वायरी इस पूरे वाकयात की हो, ताकि पता चले कि कौन एग्जैक्टली इन्वॉल्व था, किन के कहने पे और किसने किया था ये पूरा ट्रिगर, कौन वहां पर मौजूद था। सवालात बहुत सारे हैं लेकिन जवाबात उस तरह से मिल नहीं पा रहे। आपके ख्याल में ये क्या बाकी में इस ट्रांसपेरेंसी पे इस तरह के सवालात तो अभी मजीद भी उठेंगे? अलीना, एक तो ये है कि जो आपने सवाल किया था कि जिनकी सेंटेंसेस को पार्डन कर दिया गया है, जिनकी सजाएं को रिमिट कर दिया गया है, उनका स्टेटस जो है वो कॉन्विक्ट के तौर पे आएगा। और इसी तरह आता है कि जिस तरह प्रेसिडेंट आर्टिकल 45 के अंदर एक्सरसाइज करता है ईद के ऊपर या मुख्तलिफ छुट्टियों के ऊपर जो है वो नेशनल हॉलीडेज़ पे करता है, तो उससे सेंटेंस तो कम हो जाती है, यानी कि आपका जेल पीरियड कम हो जाता है, बट आपकी कन्विक्शन जो है वो स्टैंड करती है। और इसी तरह ये भी जो आए हैं इनकी कन्विक्शन जो है वो स्टैंड करेगी। दूसरा ये है कि जिस और हाफिज साहब कन्विक्शन के बावजूद, मतलब कन्विक्शन स्टैंड भी करेगी, और आज जब वो बाहर भी नजर आए तो आपकी भी नजर से वो वीडियो गुजरी होगी कि वो नारे इमरान खान साहब की हक में उसी शिद्दत से लगा रहे थे। नहीं, देखें, मैं आपको चीज़ एक बताऊं कि एक है लॉ की एप्लीकेशन और एक है आपका पॉलिटिकल नैरेटिव जो है।
अगर पीटीआई जो है इस नैरेटिव को लेकर चलती है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है ये रिएक्शन किया है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है इनके लिए आगे जाके लीगल चैलेंज आएगा। चूँकि इंडिविजुअल एक्ट्स को जो है वो अगर पार्टी की पॉलिसी आप कर देंगे तो झगड़ा तो यही स्टार्ट हो रहा है ना। जो आपकी पॉलिटिकल बहस चल रही है वो यही चल रही है कि जी क्या पीटीआई ने जो है एज ए पार्टी के तौर पर रिएक्ट किया है या इंडिविजुअल रिएक्ट किया है, और अगर एज ए पार्टी के रिएक्ट किया है तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए चैलेंजेस जो बढ़ जाएंगे। दूसरा ये है कि बात जो है वो अभी चल रही है, वो इसलिए चल रही है इस चीज़ के अंदर कि जिस तरह अभी भी आपने कहा कि एक शख्स है उसकी सेंटेंसेस को रिमिट कर दिया, वो घर आ गया है। अगर वो ये चाहता है कि मैं उसकी कॉपी लेके कहीं उसको चैलेंज, पहले तो ये है कि जब आप पार्डन लेके आ जाते हैं तो आप किस चीज़ को चैलेंज करेंगे नेक्स्ट फोरम के अंदर, चूँकि मिलिट्री कोर्ट का इंटरनल अपील है। दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी अलीना सजाएं या सेंटेंसेस आती हैं उसके अंदर अदालत जो है वो रिकॉर्ड देखती है और रिकॉर्ड देख के फैसला करती है। उसके अंदर एविडेंस भी आती है, उसके अंदर आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो भी आता है, उसके बाद सेंटेंसेस की रीजनिंग भी आती है। और अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नेवल के 5 लोग थे, जो ऑफिसर्स थे या वो जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया, उनकी पहले सजाएं जो थी वो सस्पेंड कर दी गई और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं आप इसको अलाउ करें, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आपने देखना है। तो जब आप किसी चीज़ को अपील के अंदर लेके जाएंगे तो अदालत का ये इस्तेहकाक है कि आप देख सकते हैं कि क्या और अगर वहाँ पर भी आप ये समझते हैं कि मुझे वो ग्राउंड या रीजंस जो हैं वो दिखानी जानी चाहिए तो डेफिनेटली वो दिखानी चाहती हैं। अब एक ऐसी चीज़ है कि एक शख्स ने माफ़ी मांग ली, एक ने पार्डन कर लिया, वो घर को आ गया। अब ये है कि हम ये कहें कि जी आप उनकी रीजन जो है वो पब्लिक करें। रीजन तो वो है ना कि जो आपके मीडिया के ऊपर सारे लोगों ने देखी या आपने सोशल मीडिया के ऊपर चलाई या आपके जो लोग थे उनके दोस्तों ने आपकी उस अपील की। लेकिन अल्टीमेटली जो है जो अपनी जजमेंट लिख के देनी है ना। नहीं अब उधर बिल्कुल जजमेंट, मैं ये आपसे ये कहता हूं कि वो जजमेंट लिखी गई होगी ना। देखे ना कि वो नहीं अलीना ये मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको चीज बताऊं कि जब भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होता है एक जजमेंट लिखी जाती है। वो मार्च वाली जजमेंट किधर है? नहीं देखे ना, किसी ने मांगी है, किसी ने चैलेंज की है। जो अप्रैल के अंदर भी अब उधर अलीना जिनको रिलीज किया गया था उनकी भी रिमिशंस करके उन्हें कहा था कि आप घर को चले जाए, पार्डन कर दिया गया। अभी भी जो आए उन्हें पार्डन कर दिया। अब जिन 48 के लोग कोर्ट ऑफ अपील के अंदर गए हैं और जब वो मामला हाई कोर्ट के अंदर आएगा तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि हमें वो सेंटेंसेस दिखाएं, वो रीजन दिखाएं, और हाई कोर्ट मांगेगी, हाई कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो प्रीमेच्योरली ये कहना कि अभी मामला इंटरनली भी फैसला जो है वो अभी कोर्ट ऑफ अपील तक नहीं गया और हम कहें कि जिन चीजों को पब्लिक करो, और जजमेंट्स कभी भी पब्लिक नहीं होती। उसमें कौन सा हसास चीज है जो आप छुपा रहे हैं? नहीं मुझे ये बताएं कि क्यों दिखाएं, वजह बताएं ना कि क्या वजह क्या हो सकती है जी। साहब पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप अप्लाई कर दें ना, वो बंदा जो है वो जाके अप्लाई करे जी मुझे ये जजमेंट चाहिए, तो वो जजमेंट कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट है। आप और क्या नहीं क्या मुझे ये बताएं कि 1972 से लेके आज तक जो है ये सारी जजमेंट्स पब्लिक ही होती रही हैं, या दुनिया भर के अंदर जितनी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं वो इन कैमरा ही होते हैं और उनके जजमेंट्स पब्लिक नहीं होती। जो एग्रीव्ड है वो उसे देख भी सकता है, चैलेंज भी कर सकता है। तो मैं उसका फैसला पढ़ना चाहता हूं। जब हम ये सुन रहे हैं आज से कि सजाओं की माफी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, तो सिर्फ ये फिर वजह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब वो कहती है कि एटलीस्ट हमें पता तो चले कि किन ग्राउंड्स पे सजाएं दी गई थी। एटलीस्ट ये तो नहीं कहा जा सकता सिर्फ कि ये फैसले किन बुनियादों पे इनको सजाएं 2 साल से लेकर 10 साल तक की दी गई और वो कभी फैसले जो है वो सामने भी ना आए मंजर आम पर। अलीना एक तो ये है कि 9 मई से लेके मेरा ख्याल है कि आज तक जो है ना पीटीआई के चेयरमैन ने ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी ये नहीं कहा कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई इसका हिस्सा है। तो जब एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप उसका हिस्सा नहीं है, जो इंडिविजुअल्स इनके एक्शन हैं बकौल आपके जो वहाँ पे गए हैं, तो उनके फैमिली या वो लोग जो हैं वो ले लें और आप उन चीज़ों को ले, अगर आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को क्लेम करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि फिर सीरियस चैलेंजेस आएंगे। मैं यही कहता हूँ, हम इसको ऑन नहीं करते, हम ये कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जरूरत है। इस वजह से हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा अलीना एक बात ये है कि इस वक्त जो है जो असल इशू है वो ये है कि पीटीआई ये कहती है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये चीज़ें एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर ट्राई होनी चाहिए।
अब ये है कि मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तय करना है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। हाफिज एहसान खोकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सलमान न्याजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, 67 वो तमाम कॉन्विक्ट्स थे 85 मुजरमान में से जिन्होंने ये अपील्स, रहम की अपील दायर कर रखी थी, जिनमें से 19 की सजाएं आज माफ की गई और बाकी सारे अब जो रिमेनिंग है वो कौन से फोरम को अब रुजू कर सकते हैं। सवालात बहुत ज्यादा अब आयद हो रहे हैं ट्रांसपेरेंसी और जो ट्रायल की शफाफियत है इस हवाले से। लेट्स सी आने वाले दिनों में किस तरह से मामलात अनफोल्ड होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात कम हो पाती हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।